तो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, है ना, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझने के लिए हमें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत समझना है। और हमने ऑलरेडी उसको उसका उसका अध्ययन किया है ना। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, है ना? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है कि आज से 225 मिलियन वर्ष पहले सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप एक ही जगह पर थे, एक ही अक्षल खंड का हिस्सा थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। और वो चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए थे, जल से घिरे हुए थे, जिसे पैंथालसा कहते थे, है ना। और उनमें क्या हुआ, सबसे पहले पैंजिया टूटा दो भागों में, अंगारा लैंड, नॉर्थ वाले पार्ट को अंगारा लैंड और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड, ठीक है। परंतु वेगनर ने जो सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसके पीछे कार्य कर रहे बलों की व्याख्या, सटीक व्याख्या नहीं कर पाए। और इसी बल की खोज के क्रम में 1930 में आर्थर होम्स ने संवहनीय धारा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसने विस्थापन के पीछे कार्य कर रहे बलों की सटीक व्याख्या की। और आर्थर होम्स के संवहनीय धारा के सिद्धांत की मदद से ही 1960 के दशक में हैरी हेस ने, है ना, सागर नितल विस्तार सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो हमारा प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है वो दो तथ्यों पर आधारित है ना। कौन कौन से तथ्य? पहला, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किए गए तथ्य, और दूसरा सागर नितल विस्तार सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किए गए तथ्य। इन दोनों तथ्यों के आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत की परिकल्पना की गई। तो सबसे पहले प्लेट को समझेंगे, है ना। तो प्लेट की जो अवधारणा है, किसने दिया प्लेट की अवधारणा को? तू जो, है ना। प्लेट की अवधारणा, प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेट का जो टर्म है, उसे किसने क्वाइंड किया, किसने बनाया? तुजो विल्सन ने। और तुजो विल्सन के अनुसार अस्थल मंडल कई सारे प्लेटों का बना हुआ है ना। अस्थल मंडल लगभग 7 बड़े प्लेटों और लगभग 20 छोटे प्लेटों का बना हुआ है। परंतु लेटेस्ट डेटा के अनुसार, नासा के लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 100 से ऊपर प्लेट्स है। बट अभी सारी प्लेटों को प्रमाणित नहीं किया गया है। तो अभी हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 7 बड़े प्लेट है और 20 छोटे प्लेट्स है, ठीक है। तो तुजो विल्सन के अनुसार प्लेट है क्या? अस्थल मंडल का जो रिजिड रॉक स्लैब है, यानी अस्थल मंडल कई सारे रिजिड रॉक स्लैब से बना हुआ है, कई सारे दृढ़ चट्टानों के टुकड़ों से बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेट। और इन प्लेटों के स्वभाव और उनकी गति के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी, क्लियर। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेटों के स्वभाव और उसके गति के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक, क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक, ओके। अब यहाँ पे समझना है कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, उसने अपने तथ्य कहां से लिए, किन तथ्यों पर आधारित था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नितल विस्तार सिद्धांत। और चूंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तत्वों पर आधारित है प्लेट विवर्तन की, और इसीलिए ये जरूरी था कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तथ्यों को प्रमाणित किया जाए, उसका सत्यापन किया जाए। सत्यापन समझते हैं? वेरीफाइड या अटेस्टेड बोलते हैं, अटेस्टेड सत्यापित बोलते हैं, सत्यापित प्रति। अटेस्टेड मींस कोई इसको वेरीफाई करे, नहीं सही है। तो किसने किया? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को सत्यापित किसने किया? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को पैलियोमैग्नेटिज्म यानी पूरा चुंबकीय या पूरा चुंबकत्व तथा सागर निकल विस्तार के सिद्धांत ने सत्यापित किया, ठीक है। पूरा चुंबकत्व के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर और सागर निकल विस्तार सिद्धांत के तथ्यों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को सत्यापित किया गया। क्या सत्यापन हुआ? क्लियर। पूरा चुंबक तत्व क्या है? पूरा चुंबकत्व क्या है? क्या है? पृथ्वी की
जो चुंबकीय चुंबकीय जो क्षेत्र है, पृथ्वी का जो पुराना चुंबकीय क्षेत्र है, वो पत्थरों यानी चट्टानों में क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। चट्टानों के निर्माण के समय ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है और उसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता है, वो उस चट्टान में कैद हो जाती है। किस समय? जब चट्टान जब चट्टान ठंडे होकर ठोस बनने लगते हैं, उस समय पृथ्वी का जो उस समय का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्षेत्र की दिशा और उसकी तीव्रता उसमें कैद हो जाती है। और इससे हमें चट्टानों के उस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके चट्टानों के निर्माण के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता क्या होगी वो हमें पता चलता है। इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा चुंबकीय। ठीक है। और पूरा चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का जो साउथ पोल है, यानी साउथ मैग्नेटिक पोल, और साथ ही साथ साउथ ज्योग्राफिकल पोल, दोनों शिफ्ट हुआ है। किधर? साउथ की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यह साबित करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्लियर? तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जो है, सबसे पहले प्लेट को किसने क्वाइंट किया था? तुजो विल्सन ने। बाद में मैकेंजी, और किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे और हैरी हेस के साझा नेतल विस्तार के सिद्धांत पे। बाद में इस प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को किसने एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन किसने की? इसकी व्याख्या किसने की? तो मैकेंजी पार्कर, मॉर्गन और हैरी हेस ने। हैरी हेस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन और हैरी हेस, जो कि इंजीनियर थे मेरी तरह, है ना। तो उन्होंने इसकी व्याख्या की। और क्या व्याख्या की? अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पूरा विश्व लगभग 7 बड़े प्लेटों और 20 छोटे प्लेटों से बना है। बड़े कौन कौन से प्लेट हैं जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं? कौन कौन से प्लेट हैं? उत्तरी अमेरिका, है ना, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और सबकी बाउंड्री दिखाई गई है ना। सबकी बाउंड्री ध्यान रखना है, बाउंड्री को ध्यान में रखना है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उसके बाद यूरेशियन प्लेट जिसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल होंगे। अफ्रीकन प्लेट 4 हो गया। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि अब टूट कर अलग अलग हो चुका है। इंडियन प्लेट अलग हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो चुका है। 5 हो गए। पैसिफिक प्लेट 6 हो गए। और अंटार्कटिका प्लेट, नीचे में अंटार्कटिक प्लेट है जो आपको देख रहा है। ये 7 बड़े प्लेट है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स देख सकते हैं आप, कौन कौन से हैं? यस, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका, याद रखना, जुआन डी फूका। उसके बाद कोकोस, इसका लोकेशन क्या रखता है? कोकोस प्लेट का लोकेशन, ठीक है। उसके बाद नटका प्लेट, ये बड़ी प्लेट है, मतलब माइनर प्लेट में भी साइज थोड़ी इसकी बड़ी है। उसके बाद कैरेबियन प्लेट, क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स है। उसके बाद अरेबियन प्लेट यहाँ मैंने दिया है। ये अरेबियन प्लेट मैंने बताया था पिछले क्लास में, अरेबियन प्लेट है। उसके बाद फिलीपींस प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके बारे में। फिलीपीन प्लेट्स, क्योंकि प्लेट्स याद रखेंगे और कहाँ पे क्या हो रहा है उसको याद रखेंगे, तब आपको लैंडफॉर्म्स पता चलिए कहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो फिलीपीन प्लेट्स हो गया। और कोई प्लेट? हाँ, स्कॉटिया प्लेट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे। एक सोमालियन प्लेट है, लेकिन सोमालियन प्लेट अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। यहाँ पे जो आपको रिफ्ट दिख रहा है, यहाँ जो ब्रंश दिख रहे हैं, वो यहाँ जो डाइवर्जेंस हो रहा है सोमालियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच, डाइवर्जेंस, अपसरण, उसी के कारण यहाँ पे तनाव बल के कारण रिफ्ट जो क्रिएट हो रहा है, भ्रंश जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसे बोला जाता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, उत्तरी अफ्रीका भ्रंश। इसमें कई सारे झील हैं और इसी के कारण इस प्लेट को अलग नाम दिया गया है। ये पूरा यहाँ से है, ये पूरा यहाँ सिर्फ लाइन वाला पार्ट नहीं, सी भी है, इसको कहा गया है सोमालियन प्लेट, जो कि अभी पूरी तरह से अफ्रीकन प्लेट से अलग नहीं हुआ है। डाइवर्जेंस जारी है, अपसरण जारी है, जिसके कारण ये जो
रिफ्ट है वो और भी बड़ा होता चला जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि, है ना, कई वर्षों बाद, अब कितने वर्ष होंगे नहीं पता, कई वर्षों बाद ये सोमालियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो सकता है ना, ये पूरा पार्ट इससे अलग हो सकता है। क्लियर? अब हमें थोड़ा सा पहले थ्योरी समझना है। थ्योरी क्या है? थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार, है ना, जो प्लेट्स है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट विवर्तन की क्या है, प्लेट का स्वभाव और उसकी गति का अध्ययन करना। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट तीन तरह की गतियां करते हैं, है ना, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, तीन तरह की गतियां, अपसरण, अभिसरण और रूपांतरण या संरक्षण, दोनों। ठीक है, तीन तरह की गतियां हैं, कौन कौन है? अपसरण, अपसरण, अभिसरण, अभिसरण, है ना, और तीसरी रूपांतरण, रूपांतरण या इसी को संरक्षण। ठीक है, अपसरण का मतलब होता है डाइवर्जेंस, अपसरण मीन्स डाइवर्जेंस, अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, और रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अपसरण का मतलब है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपसरण का मतलब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उनके बीच गैप क्रिएट हो रहा है ना। अभिसरण का मतलब है दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आने के कारण कोई भी एक प्लेट जिसकी डेंसिटी हाई होगी, है ना, जिसका घनत्व अधिक होगा, वो दूसरे प्लेट के नीचे चला जाएगा, है ना। और जो ये छिद्र बनेगा इसे कहा जाता है वेली ऑफ जोन, सबडक्शन जोन भी बोलते हैं इंग्लिश में, वेली ऑफ जोन। यानी इस प्लेट के दूसरे प्लेट के नीचे जाने के कारण जो दूसरा प्लेट जो नीचे गया है ना, उसके कारण एक छिद्र बनेगा जिसमें ये प्लेट उपस्थित होंगे, उस क्षेत्र को कहेंगे वेली ऑफ जोन। क्लियर? इस चीज को याद रखना है, जो हम लोग डिटेल में अभी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, तीन तरह का मोशन है, तीन तरह की गतियां हैं, अपसरण, अभिसरण और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, रूपांतरण में क्या होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नजदीक सापेक्ष गति करेंगे, या तो सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं, ये तेजी से जा रहा है, पीछे से ये उसको फॉलो कर रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, या विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कोई बहुत अधिक कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक दूसरे को टच करते हुए डिप्लेइंग होगा। और चूंकि कांटेक्ट नहीं होगा दो प्लेटों के बीच में, इसीलिए इसे कॉन्जर्वेटिव कहा जाता है, संरक्षित ना। हाँ, डाइवर्जेंस अपसरण में क्या होगा, अपसरण में कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि नीचे का मैग्मा क्या है, इस गैप में आकर जमेगा और नए प्लेटों का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं ना? अपसरण में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी। अपसरण दो प्लेट डाइवर्ज हो गए तो गैप क्रिएट होगा, तो नीचे का मैग्मा उस गैप के थ्रू ऊपर आएगा और ठंडा होकर जमकर नए प्लेटों का निर्माण करेगा। तो निर्माण प्रक्रिया होगी इसमें। अभिसरण में क्या होगा, एक प्लेट वेरी ऑफ जोन में, और अधिक उष्मा के कारण क्या हो जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, नष्ट होने की प्रक्रिया होगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन होगा, होगा ना, डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे इसका नाम संरक्षण, संरक्षण क्यों पड़ा, कंजर्वेटिव क्यों पड़ा, ना तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा और ना ही डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ, तो स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, नती लंबी, है ना, ब्रंस क्रिएट होगा। ब्रंस जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा ब्रंस था वो, कैलिफोर्निया में, याद है कुछ, कौन सा ब्रंस, सैन एंड्रीज, सैन एंड्रीज फॉल्ट नहीं पढ़ा था हमने, है ना, नदी लंबी ब्रंस के कारण। ओके, तो ये रूपांतरण या संरचन में ना तो कंस्ट्रक्शन होगा ना ही डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ, भ्रंश क्रिएट हो सकते हैं, भ्रंश मीन्स फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, जब क्रैक्स के सहारे रिलेटिव मोशन होता है तो उसे फॉल्ट कहते हैं, तो फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। क्लियर यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन या रूपांतरण हो रही है, ये कहां पे हो रही है,
यानी दो प्लेटें कहाँ पे अपसरित हो रही हैं और कहाँ से अभिसरण हो रहा है, मतलब अपसरण कहाँ से हो रहा है, अभिसरण कहाँ पे हो रहा है, एक बाउंड्री पर, किसी बाउंड्री पर हो रहा है ना। दो प्लेटें आपस में कहां पर हो रही हैं, अभिसरण मतलब कन्वर्ज कहां पे हो रही है, किसी एक बाउंड्री पर हो रही होगी। यहां पर पहुंचे, इसके बाद ये प्लेट नीचे चला गया दूसरे प्लेट के, कोई एक बाउंड्री होगी। फिर उसी तरह दो एक प्लेट जो ये था, इसका क्रैश डेवलप हुआ, टूटा ये प्लेट और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी किसी बाउंड्री पर, किसी बाउंड्री पे ही अपसरण हो रहा होगा ना, या किसी बाउंड्री पे ही अभिसरण हो रहा होगा ना, या किसी बाउंड्री पे ही रूपांतरण हो रहा होगा, या संरक्षण हो रहा है गति, संरक्षित गति। ये तीनों गतियां कहां पे हो रही है, किसी बाउंड्री पे, किसी सीमा पे। यानी ये सीमा इंपॉर्टेंट है, कहां गई, है ना, ये सीमा इंपॉर्टेंट है ना। इन्हीं सीमाओं का नाम रखा गया, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार, है ना, प्लेटों के अभिसरण अपसरण या संरक्षण के कारण, यानी प्लेटों की गतियों के कारण तीन तरह की सीमाओं का निर्माण होता है। पहला कौन कौन सा, फर्स्ट, सही, डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी जिस बाउंड्री के नाम, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसरण सीमा, अभिसरण सीमा, अपसरण सीमा, हाँ, दूसरा कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसरण सीमा, ऐसा ये और अभिसरण सीमा, एंड थर्ड रूपांतरण सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बाउंड्री होती है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या कंजर्वेशन, वो किस कहाँ पे हो रही है, सीमा पे, बाउंड्री पे, है ना। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसे क्या कहोगे, रूपांतरण या संरक्षित सीमा, संरक्षित सीमा, ठीक है। अपसरण सीमा, सॉरी, अपसरण सीमा, है ना, अभिसरण सीमा एंड संरक्षित सीमा, क्लियर। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सीमाएं हैं, जहां पर तीन सीमाएं हैं, अपसरण सीमा जहां पे अपसरण की क्रिया हो रही है, यानी दो प्लेट डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अभिसरण सीमा जहां पे अभिसरण की क्रिया हो रही है, जहां पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है, जो भारी प्लेट है ना, जिसका घनत्व तो अधिक है। और तीसरा ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे के बगल से होकर गुजर रहे हैं, पैरेलल गुजर रहे हैं, है ना, जैसे सिर्फ फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, स्ट्रिप, क्या था वो, स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट, नहीं, स्लिप स्ट्राइक, पार्श्वीय नति लंबी, है ना, रन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इन तीनों सीमाओं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे रिवोल्यूशनरी पार्ट था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, है ना, जो सबसे क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी खोज था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का, वो था इन तीनों सीमाओं पर या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो संरक्षण हो रहा है। और इन तीनों के कारण लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन हो रहा है, लैंडफॉर्म का निर्माण हो रहा है ना। यानी लैंडफॉर्म मीन्स स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। उन स्थलाकृतियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ स्थलाकृतियों के निर्माण के बारे में तो व्याख्या किया ही प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में, खासकर एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, यानी अंतर्जात बलों के कारण जो स्थलाकृतियां बनती है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को उसने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ जितने भी भूगर्भिक घटनाएं हैं, भूगर्भिक जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे वोल्केनोस, है ना, अर्थक्वेक, इनको भी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने एक्सप्लेन किया, इन्हीं तीन तीन सीमाओं के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, आप सरल सीमा की, सरल
अपसरण सीमा की अगर बात करें, यानी डायवर्जेंट बाउंड्री की बात करें, डायवर्जेंट बाउंड्री यहाँ पे किस चीजों का निर्माण होता है, कौन सी स्थितियों का निर्माण होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो नीचे का मैग्मा, मैग्मा जो किससे बना है, पेरिडोटाइट रॉक से। मैग्मा किससे बना हुआ है, पेरिडोटाइट, क्योंकि मेंटल में, तो पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट रॉक से बना है। जब ये ऊपर पहुंचता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो ये मैग्मा ठंडा होकर जमता है और जमकर बेसोल्टिक, हाँ बेसोल्टिक चट्टान का निर्माण करता है, जिससे नए प्लेट्स का निर्माण होते हैं, नए प्लेटों का निर्माण होता है, नए प्लेट्स बनते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है सागर नितार विस्तार सिद्धांत में, जिससे सागरों का विस्तार होता है और सागर का जो नितल है, जो फ्लोर है, वो बढ़ता जाता है। यानी जो भूपपट्टी है, महासागरीय भूपपट्टी, उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो अब देखिए, महासागरीय भूपपट्टी की लेंथ बढ़ती जा रही है, तो पृथ्वी का जो सर्कमफ्रेंस है वो भी बढ़ता जाना चाहिए था, परिधि बढ़ता जाना चाहिए था, है ना, और पृथ्वी बड़ा होता जाना चाहिए था। यानी जो नए प्लेट बन रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, जितना नया बन रहा है उतना डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तभी पृथ्वी की जो साइज है, पृथ्वी का जो आकार है, वो क्या है, फिक्स है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि अपसरण सीमा पर क्या हो रहा है, नए प्लेटों का निर्माण हो रहा है। और नए प्लेट कैसे बन रहे हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। और इसने ज्वालामुखी क्रिया को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यानी दो प्लेटों के अपसरण के कारण नीचे का मैग्मा, क्योंकि उस पर प्रेशर था तो वो नीचे था, लेकिन जब वो प्रेशर हटा तो मैग्मा ऊपर आया, ठंडा हुआ, जमा और बेसोल्टिक चट्टानों का निर्माण किया। ठीक है, जिससे नए तल का निर्माण हुआ, नए प्लेटों का निर्माण। तो क्या बन रहा है, अगर आपसे पूछता है कौन से इस्लामी बन गए, तो सागर का तल विस्तार हो रहा है, नए प्लेटों का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बहुत ही सिंपल है। और मैंने बताया था कि ये पेरिडोटाइट रॉक है, जैसे मैग्मा बना हुआ है बहुत अधिक हीट पे, जब पेरिडोटाइट रॉक को रखेंगे तो मैग्मा के रूप में रहेगा पेरिडोटाइट रॉक। और जब वो पेरिडोटाइट रॉक प्रवाहित होता है, ठंडा होकर जमता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी फिर से क्रिस्टलीकरण होता है, तो वो बेसोल्टिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दूसरा है हमारा, दूसरा जो है वो है अभिसरण सीमा, अभिसरण सीमा, यानी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पे क्या हो रहा है, दो प्लेटों का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस। और ये तीन तरह से हो सकता है, कन्वर्जेंस, दो प्लेटों का कन्वर्जेंस तीन प्रकार से हो सकता है। अब बोलिएगा डाइवर्जेंस भी तीन तरह से हो सकता था, लेकिन डाइवर्जेंस हमेशा कहां पर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस हमेशा, अपसरण हमेशा कहां पे होता है, मिड ओशियनिक रीच के पास। देखते हैं, डाइवर्जेंस हमेशा कहां पे होता है, कटक, मध्य सागरीय जो कटक है वहां पर डाइवर्जेंस होता है। मध्य सागरीय कटक का मतलब क्या, सागरों के बीच में। और डाइवर्जेंस हो रहा है, नई प्लेट का निर्माण हो रहा है, सिलिक प्लेट, है ना, सागर निकल का। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों प्लेट कौन से हैं, दोनों प्लेट कुछ भी हो, एक सागरीय हो एक महासागरीय हो, एक महासागरीय हो एक महाद्वीपीय है, दोनों महाद्वीपीय, दोनों महाद्वीपीय तो हो नहीं सकते हैं, हो सकते, दो महाद्वीपीय हो नहीं सकते हैं। तो दोनों प्लेट कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। डाइवर्जेंस जब भी होगा, नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा, ठंडा होगा, ठोस होगा, और किसका निर्माण करेगा, प्लेट्स का, नए प्लेट्स का, और इससे सागर के तल का विस्तार होगा। तो वहां पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि दोनों प्लेट क्या है, दोनों हो सकते हैं, दो महासागरीय भी हो सकते हैं, दो महाद्वीपीय भी हो सकते हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय, तीनों में प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा। बट यहाँ पे प्रोसेस चेंज होगा, है ना। अभिसरण के केस में, कन्वर्जेंस के केस में, कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में तीनों प्रोसेस अलग अलग होंगे, है ना। यानी ये तीन तरह से हो सकता है, एक महाद्वीपीय, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, ठीक है, बीच महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। दूसरा
दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, यानी महासागरीय प्लेटों के बीच, और तीसरा दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, दो यानी दोनों प्लेट क्या होंगे, महाद्वीपीय होंगे, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रोसेस, तीनों ही केस में प्रोसेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तीनों ही केसेस में प्रोसेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, इसलिए यहाँ पर हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको। और तीनों ही केसेस में क्योंकि प्रोसेस अलग अलग है, तो अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होगा। तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट महाद्वीपीय, अभी सारा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच, बस डायग्राम तो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए दो प्लेट है, एक है महाद्वीपीय, क्लियर, और दूसरा प्लेट है महासागरीय। दूसरा प्लेट क्या है, महासागरीय। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो महासागरीय प्लेट होता है वो बेसॉल्ट का बना होता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट या एंडेसाइट का बना होता है। और बेसॉल्ट जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है। मैंने बताया था ना कि बेसॉल्ट कैसा रॉक है, कैसा आग्नेय चट्टान है, क्षारीय। और जो क्षारीय आग्नेय चट्टान होते हैं उनका घनत्व तो अधिक होता है और उनकी श्यानता कम होती है, लेकिन घनत्व तो अधिक होगा, भारी होंगे, है ना, पतले होंगे, है ना, फ्लो उनका, फ्लूइडिटी हाई होगी, फ्लूइडिटी मतलब बहाव अधिक होगा, लेकिन श्यानता कम होगी, गाढ़ापन कम होगा, लेकिन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर। और साथ ही साथ इनकी रिजिडिटी भी हाई होती है, रिजिड होते हैं, कठोर मतलब जल्दी नष्ट नहीं होंगे, होते हैं। नहीं, मैंने बताया था, क्या बताया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता बताया था ना, किसकी थी, बेसॉल्ट की, है ना। अब देखिए, अरे ये नष्ट क्यों हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, नष्ट हो रहे हैं हाई हीट के कारण, पहुंच गए नीचे 200 से 400 के बीच में, अंदर जाने के कारण। तो जब भी विसरण होगा, कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट हैवी होते हैं, भारी होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बेसॉल्टिक चट्टानों के बने होते हैं, जिसके कारण महासागरीय प्लेट नीचे चला जाता है। जो भारी चीजें होती है वो क्या होती है, हमेशा एक इधर से साइकिल आ रहा है और इधर से ट्रक आ रहा है, दोनों के बीच टकराव होगा तो साइकिल ऊपर चला जाएगा, मतलब साइकिल वाला, है ना, ऊपर चला जाएगा, है ना, जो साइकिल हल्का वाहन है ना। तो भारी चीजें क्या होंगी, नीचे जाती है ना, तो भारी चीजें नीचे चली जाएंगी, और नीचे कहाँ जाएंगी, 200 से 400 के बीच में, और 200 से 400 के बीच में जाने के कारण इनका गलन होगा, ये मेल्ट होंगे, पिघल जाएंगे, चट्टान नष्ट हो जाएंगे। और इस क्षेत्र को, जहां पे ये चट्टान पिघल कर नष्ट हो रहे हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन या बेनी ऑफ क्षेत्र, जोन मीन्स क्षेत्र, बेनी ऑफ क्षेत्र। और ये अब समझिए, यहाँ पे देखिए, ये चट्टान गलने के बाद इनका क्या होगा, गलने के बाद, पिघलने के बाद ये चट्टान किससे बदल जाएंगे, मैग्मा के रूप में, यानी मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, होगा ना, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, ये चट्टान गलकर क्या बन जाएंगे, मैग्मा। अब यहाँ पे समझिए, ये मैग्मा कहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको, महाद्वीप के साइड में, महाद्वीप के साइड में, हम मैग्मा के बीच चट्टान किधर गए, महाद्वीप के साइड में, यहाँ पे मैग्मा मिलेगा बहुत ज्यादा, मैग्मा की मात्रा यहाँ पे बहुत अधिक हो जाएगी, है ना। और मैग्मा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होगा, मैग्मा की मात्रा अधिक होने के कारण संवहनीय धारा और तीव्र हो जाएगी, संवहनीय धारा और भी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। देखिए ना, जितना अधिक दूध होता है उतना कम हीट करने पे भी क्या होता है, खोलने लगता है तेजी। जब कोई भी द्रव्य खोलता है तो हम क्या करते हैं, उससे अगर निकाल लें कुछ अमाउंट तो हाँ शांत हो जाता है। तो मैग्मा की मात्रा अगर अधिक हो, है ना, नहीं निकाल लेते हैं थोड़ा सा। खासकर जब चावल बनाते हैं, चावल पकाते हैं, तो उसमें ऊपर से निकाल लेते, सब एक्सपीरियंस है ना।
तो यहाँ पे मैग्मा जब मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ यानी मैग्मा अधिक हो गई, मैग्मा की मात्रा अधिक होने के कारण संवहन धारा और अधिक तीव्र हो गया, और तीव्र होने के कारण ये ऊपर की तरफ आएगा, और मैग्मा जितना अधिक मैग्मा है उतनी अधिक उष्मा होगी, अधिक उष्मा होने के कारण ये क्या करेगा, इसको गलाएगा, गलाना शुरू करेगा, गलाना शुरू करेगा, और गलाकर एक बनाते हुए एक छिद्र बनाते हुए ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, और मैग्मा का इरप्शन होगा, उद्गार होगा लावा के रूप में, होगा ना, ज्वालामुखी उद्भव, ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा बाहर आया लावा बन के, और यहाँ पे ये जंप कर कोन बनाएगा, कल मैंने डिस्कस किया था कोन, शंकु, है ना, इसको आर्क भी कहा जाता है, आर्क यानी चाप, चाप, चाप के आकार का, शंकु के आकार का, और इसे आप पर्वत भी कह सकते हैं, कैसा पर्वत, कैसा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, कैसा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, बन गया ना। तो कौन सी स्थापत्तियां बन रही है, पहले नंबर पे ज्वालामुखी पर्वत, है ना, और कहां पे बन रहा है, लगभग समुद्र के किनारे या महाद्वीपों के किनारे बन रहा है ज्वालामुखी पर्वत, अभी सारे एविडेंस में दिखाऊंगा, है ना, सारे एविडेंस है, इसके साक्ष्य है। दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक गर्त दिख रहा है ना, गर्त दिख रहा है ना, महासागरों के किनारे पर, महासागरों के किनारों पर क्या दिख रहा है, गर्त, गड्ढा दिख रहा है, और इसी गर्त में इसको क्या करते हैं, ट्रेंच, गर्त, जैसे मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, है ना, मरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है, 12 किलोमीटर गहराई है लगभग, तो इस गर्त में अब देखिए एक तरफ महाद्वीप है, अगर महाद्वीप नहीं होता तो नदियां नहीं होती, लेकिन महाद्वीप में तो नदियां होंगी, और वो नदियां बहकर कहां पे मिलेंगी, सागरों, और नदी अपने मुहाने पर क्या करती है, अपने अवसादों को निक्षेपित करती है, और यहाँ पे क्या है, गड्ढा है, गर्त है, यहाँ पे अवसादों को जमा करेगी, अवसाद जमा होंगे, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमा होंगे, और जब, और फर्दर ये प्लेट जब नीचे जाएगा, फर्दर और जब नीचे जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, और नीचे जाएगा तो तनाव बल पड़ेगा ना, सॉरी संपीड़न बल पड़ेगा ना, किस पर, गर्तों में जमे अवसादों पर, अवसादी चट्टानों पर क्या पड़ेगा, संपीड़न बल, और संपीड़न बल के कारण ये क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, मलिन पर्वतों का निर्माण होगा, समझ गए प्रक्रिया, है ना, ये जो गर्त बना, उस गर्त में महाद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमा होंगे, इसीलिए उस गर्त को कहेंगे जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति, है ना, और भूसन्नतियां कहां पर अवस्थित होंगी, सागरों के किनारे, और जब अवसादों का निक्षेपण हुआ, और जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, और फर्दर जब वो प्लेट महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गया तो संपीड़न बढ़ा, और इस संपीड़न बल के कारण ये जो अवसादी चट्टान था उसका गलन हुआ, और मलिन पर्वतों का यानी दूसरा क्या बना, वलित पर्वत, क्लियर, अब कुछ बनेगा, तो क्या क्या बन रहा है, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक आर्क बोलते हैं इसे, वोल्केनिक आर्क, वोल्केनिक चाप या पर्वत उसी आकार का होते हैं, और वलित पर्वत, साथ ही साथ जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति, इसके अलावा नहीं, वो नहीं, अस्थलाकृतियों की बात हो रही है, तो ज्वालामुखी पर्वत, गर्त, गर्त की अब भूसन्नति भी कहे उसे, जिन गर्तों में अवसादी चट्टानों का विक्षेपण होता है उसे भूसन्नति कहते, तो भूसन्नतियों का निर्माण हो रहा है ना, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच जो अभिसरण हुआ उसने भूकंप क्रिया को भी और ज्वालामुखी प्रक्रिया को भी की व्याख्या की, ज्वालामुखी देख रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्मा बेनी ऑफ में मैग्मा की मात्रा बढ़ जा रही है, संवहन धारा बढ़ने के कारण, है ना, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है मैग्मा, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, और ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो चट्टान भूपटल में जो माध्यम है उसमें डिस्टर्बेंस, विक्षोभ उत्पन्न होगा, और विक्षोभ उत्पन्न होगा तो बॉडी वेव्स क्रिएट होंगे, और बॉडी वेव्स क्रिएट होंगे तो
अब जैसे प्लेट नीचे जा रहा है, जैसे ही नीचे जाएगा तो क्या मूवमेंट हो रहा है ना, उस प्लेट के साथ साथ वो प्रॉपर्टी भी नीचे जा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी के माध्यम में क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षोभ। विक्षोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो जो कौन सी एनर्जी थी, जो इंस्टेंट जो एनर्जी निकलती है, क्या बताया था मैंने, शॉक वेव, उसके कारण विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और विक्षोभ के कारण तरंग उत्पन्न हुई, कौन सी तरंग, बॉडी तरंग, है ना। और वो बॉडी तरंग जब धरातल पे पहुंची तो धरातल ये तरंग, धरातल के जो माध्यम है, चट्टान है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न किया और एक नई तरंग उत्पन्न हुई, धरातलीय तरंग। और उस धरातलीय तरंग के कारण धरातल में दो तरह की गतियां हुई, रोलिंग है, रोलिंग होगी। तो भूकंप को भी इसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से एक्सप्लेन किया। क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरा, दूसरी तरह का अभिसरण क्या है, दो महासागरीय प्लेट, है ना, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, यानी महासागरीय प्लेट और दूसरा भी महासागरीय प्लेट, दूसरा भी क्या है, महासागरीय प्लेट। इसके बीच अभिसरण, अभिसरण हम देख रहे हैं, कन्वर्जेंस। तो दोनों प्लेट अगर महासागरीय होंगे तो दोनों प्लेट में इसका घनत्व तो थोड़ा अधिक होगा, वो नीचे जाएगा। अगर घनत्व तो दोनों का समान है तो दोनों फिर गति को देखते हैं, जिसकी गति अधिक होगी वो नीचे जाएगा। क्लियर। अगर घनत्व तो समान है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम एक जैसा तो हो नहीं सकता है, दो महासागरीय प्लेट है, दोनों का घनत्व थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही, लेकिन एकदम बहुत ही कम अंतर है, तो उस केस में उनकी गति को देखा जाएगा। अगर गति जिसकी अधिक होगी वो नीचे जाएगा। मान लीजिए नीचे चला है अधिक, और कहां पहुंचा, वेनी ऑफ जून में, वेनी ऑफ जून में पहुंचा, में, और जिसके कारण इसका गलत हुआ, के कारण अभी हम इधर दिया, दोनों जो प्लेटें हैं वो महासागरीय, दोनों प्लेटें क्या हुई है, महासागरीय, सागरीय प्लेटें। ठीक है, तो यहाँ भी गड्ढा बन रहा है प्लेट के नीचे जाने के कारण, लेकिन यहाँ पे महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है तो नदियां नहीं है, समुद्र के बीच में नदी कहाँ से है, नदियां नहीं है, तो इसमें अवसादों के नीचे जमा नहीं होगी, यानी ये गड्ढा गड्ढा ही रह जाएगा, है ना। जैसे गड्ढा गड्ढा रह जाता है, उसी तरह ये गड्ढा गड्ढा ही रह जाएगा, और इस गड्ढे को गर्त करते हैं, रेंज करते हैं, जैसे मटियाना रेंज। हाँ ठीक है, ये गड्ढा गड्ढा ही रह जाएगा, ये गड्ढा एक गर्त उस नदी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि महाद्वीप नहीं है, महाद्वीपीय नदियां नहीं है ना। अवसादों का निक्षेपण नहीं हो रहा है, तो क्या रह जाएगा, गर्त। गर्त, तो समुद्र के बीच में जैसे प्रशांत महासागर है, वहां पे कई बड़े बड़े गर्त, वो कहां से मिले, इसी कारण से, दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए और क्या बनेगा, ये नीचे जाएगा, मैग्मा यहाँ भी फॉर्म होगी, मैग्मा फॉर्म होकर क्या, मैग्मा फॉर्म होने से, मैग्मा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, गमनीय धारा उत्पन्न होगी, और यहाँ पे प्लेटों को गलाकर, महासागरीय प्लेटों को गलाकर ये बाहर निकलेगा, बाहर निकला, यहाँ भी क्या ज्वालामुखी क्या बना, लेकिन ये पर्वत नहीं है, ये समुद्र के बीच में है, पानी के बीच में है पर्वत, या लैंड फॉर्म, पानी के बीच में, पानी के बीच में क्या होता है, व्यू। तो ये क्या होगा, ज्वालामुखी व्यू, आइलैंड्स, जैसे फिलीपींस में जाएंगे तो कई, जापान में जाएंगे तो कई सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, पानी के बीच में, चारों तरफ से वाटर, कैसे बने हैं, ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं, है ना। दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे ये ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो कई सारे फिलीपींस में, है ना, जापान में, ऐसे कई सारे ज्वालामुखी द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होगा, टापू बनेगा, है ना, ऐसे कई सारे टापुओं को मिला के देश बन जाएगा। फिलीपींस में 1000 द्वीप है ना, जिसमें से अधिकतर ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी उद्गार से। जापान में कई सारे द्वीप है, अधिकतर द्वीप कैसे हैं, ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं, यानी इसी तरह से, इसी प्रोसेस ज्वालामुखी द्वीप बने। ज्वालामुखी द्वीपों के पास ही, ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी द्वीपों के पास ही क्या है, गर्त है। तो जब आप फिगर दिखाएंगे, मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा ज्वालामुखी द्वीपों का, तो वहां पे देखिएगा, जहां जहां ज्वालामुखी द्वीप है उसी के बगल में ही गर्त है,
एक सीरीज है पूरा, दिखाऊंगा मैं डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, कहाँ पे, पानी में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। ज्वालामुखी होगा तो भूकंप भी होगा, या प्लेट नीचे जाएंगे, रिलेटिव मोशन होगा तो घर्षण के अगेंस्ट कार्य होगा, तो वहां पे विक्षोभ उत्पन्न होगी, तरंगे उत्पन्न होगी, तो भूकंप तो आएगा। भूकंप के साथ साथ क्या बन रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी ट्यूब का निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण हो रहा है। तो स्थलाकृतियों के बारे में अगर पूछा जाए तो दो तरह की स्थलाकृतियां बन रही है, कौन कौन, ज्वालामुखी ट्यूब और गर्त, ट्रेंच। और इस प्रक्रिया में भी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, साथ ही साथ भूकंपीय क्रियाएं हो रही है। क्लियर। थर्ड क्या है, थर्ड तीसरा है दोनों महाद्वीपीय। तीसरा जो है वो दोनों महाद्वीपीय। दोनों महाद्वीपीय। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब देखिए, देखिए घनत्वों में या गति में महाद्वीपों प्लेट के बीच, महाद्वीपीय प्लेटों के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता है, और जिसके कारण घनत्व में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये नीचे जाएगा, लेकिन वो मतलब बेली ऑफ जोन बनेगा, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हुआ, यानी बहुत नीचे नहीं गया है ना। 200 से 400 किलोमीटर की जहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व है वहां तक नहीं पहुंचा, उतनी हिट इसे नहीं मिली, तो ये गलेगा, ये नहीं गलेगा, ठीक है। और गलेगा नहीं तो क्या नहीं बनेगा, मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सम्मानीय धारा उत्तरी तीव्र नहीं होगी, यानी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। लेकिन गर्तों का तो निर्माण हो रहा है, अब गर्तों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों तरफ महाद्वीप है, दोनों तरफ नदियां होंगी, नदियां तो दोनों तरफ होंगी, नदियों के द्वारा लाया गया विक्षेपण यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। हाँ, और फर्दर देख के नीचे जाएगा तो इसके संपीड़न बल पड़ेगा और यहाँ पे होल्डिंग होगी, मैग्मा का निर्माण नहीं होगा। समझ गए क्या हो रहा है, वलित पर्वत का निर्माण सिर्फ क्या बन रहा है, वलित पर्वत, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है यूरेशियन प्लेट जो कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, और इंडियन प्लेट जो कि एक महाद्वीपीय प्लेट है। ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट महासागरीय प्लेट है, लेकिन अगर सिर्फ इंडियन प्लेट की बात करें तो लैंडमास ज्यादा होने के कारण वो कैसा प्लेट है, महाद्वीपीय। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट के बीच में जो पहले से भी देखिए मरीन एविडेंस मिला है, मरीन सेडिमेंट्स का एविडेंस मिला है, यानी पहले से वहां पे जियोसिंक्लाइन थी, भूसा नदी थी, जब टेथिस सागर हुआ करता था, अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा हिमालय। तो पहले से भी उसमें भूसा नदी थी जब टेथिस सागर था, है ना। और उस सागर के किनारे भूसा नदियां होती ही हैं, तो जब टेथिस सागर था तो पहले से भी भूसा नदी थी, उसमें भी अवसाद जमा थे, और बाद में भी जो इसके जाने के गड्ढा बना वो भी, है ना, वहां भी जमा हुए। और जब उन दोनों के बीच, क्योंकि वहां से हमें, हिमालय से हमें मरीन सेडिमेंट्स का एविडेंस मिला है, मरीन मतलब सागरीय अवसादों का अवशेष मिला है, मरीन सेडिमेंट्स, यानी वहां पे समुद्र हुआ करता होगा, टेथिस सागर था ही, और उसमें अवसाद मिले, वैसे अवसाद मिले हैं, सागरीय अवसाद, है ना। तो और जब जब ये प्लेट नीचे गया ना, तो नीचे गया तो वो संपीड़न बल पड़ा, जो अवसाद थे पहले से जमा, उस पर संपीड़न बल पड़ा और ये फोल्ड हो गया, क्लियर, और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो वलित पर्वतों का निर्माण होगा जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगे, उन दोनों का अभिसरण होगा। और चूंकि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, इसीलिए ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण नहीं होगा या ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होंगी। यही कारण है हिमालय के क्षेत्र में हमें ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि प्लेट एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कार्य तो होगा ही, हाँ, शॉक वेव्स रिलीज हो गई तो बॉडी वेव्स क्रिएट हो गए, है ना, धरातलीय तरंग उत्पन्न हो गई, तो भूकंप की समस्या देखने को मिलेगी वहां पे, वो अलग बात है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये तीन तरह के अक्षर होंगे देखे।
तीसरा तीसरा जो सीमा था, थर्ड सीमा क्या था? रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा पे क्या होता है? दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होकर गुजरते हैं, तो या तो एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, ये तो नीचे बनाते हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, है ना, पैरेलल जाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, एक हाई स्पीड से एक लो स्पीड से ऐसे टच करते हुए आगे बढ़ गए, है ना, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ना, दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, टच करते हुए गुजरेंगे, और शियर फोर्स बोलते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, ऐसे कभी देखा होगा आपने, कार चला रहे हैं, पीछे से कोई कार आकर आपके पैरेलल से टच करते हुए निकलता है, तो शियर प्रेशर डेवलप करता है, शियर फोर्स, शियर लैटरल फोर्स होता है, शियर फोर्स डेवलप करता है, और फिर देखिएगा आपका कार भी ऐसे ड्रिफ्ट होने लगेगा। तो उस शियर फोर्स के कारण, यानी जो अपना प्रेशर था वो उसने दूसरे चट्टान पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे ऐसे, है ना, ऐसे बगल से होते मुझे ना, ऐसे रख सकते हैं, तो कंटिन्यू, तो इसको दबाते हुए ऐसे, तो ये जो दबाव है, शियर फोर्स इस पे डेवलप हुआ, और इसके कारण एक चट्टान में क्या उत्पन्न हो जाएगा? भ्रंश, स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट, पार्श्वीय लैटरल पार्श्वीय फॉल्ट डेवलप होगा, पार्श्वीय भ्रंश उत्पन्न होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया था सैन एंडीज, कैलिफोर्निया, ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है? फॉल्ट, फॉल्ट घाटी, लिफ्ट घाटी, फॉल्ट, है ना, भ्रंश घाटी बन सकती है। क्लियर? तो इस तरह से, है ना, इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक ने क्या एक्सप्लेन किया? बहिर्जात सॉरी अंतरजात बलों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के निर्माण प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं, जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं, लाइक वोल्केनोस या फिर अर्थक्वेक, उसको भी एक्सप्लेन किया। क्लियर? और क्या एक्सप्लेन किया? साथ ही साथ और क्या एक्सप्लेन किया? तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, और समझ में आएगा। पहले ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें, कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, उसके बाद एक डायग्राम लिखती है। यहाँ पे देखिए अगर ये कौन सा ऑप्शन है? अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक सागर, महासागर, तो उसके बीच में क्या है? मध्य सागरीय कटक, और मध्य सागरीय कटक के पास क्या होता है? अक्सर होता है, मैंने बताया था, मध्य सागरीय कटक के पास क्या होगा? सागरों के मध्य में जो कटक है ना, जो रिज है, जो उठे हुए क्षेत्र है, उसके दोनों तरफ क्या होता है? अपसरण होता है। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में आप देखिए, ये अपसरण हो रहा है दो प्लेटों का। अब यहाँ पे अगर देखें तो कौन से प्लेट का अपसरण हो रहा है? एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और एक तरफ यूरेशियन प्लेट है। यहाँ भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, उसके बाद और सागर के मध्य देखिए, जो हमारा इंडियन ओशन है, वहां भी सागर के मध्य सागरीय कटक है, और वहां पे क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। एक तरफ आपको कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट, और एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन प्लेट ले सकते हैं। इंडियन प्लेट यहाँ पे तो इसमें भी स्टार्ट हो गया, ये प्लेट ही अलग होता है, यहाँ पे अपसरण स्टार्ट हो गया है, सोमालियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में अपसरण दिख रहा है ना। हाँ, तो ये जो है ना लाइन, ये मध्य सागरीय कटक वाला लाइन है, सागर के बीच वाला लाइन है। यहाँ भी रेड सी है, रेड सी, लाल सागर, उसके मध्य में भी ये लाइन है, मध्य सागरीय कटक, जहां से अपसरण हो रहा है अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। यहाँ भी आप देखेंगे इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का अपसरण से देखते हैं। फिर ये नीचे में भी आप देख रहे हैं, ये प्लेट अफ्रीकन प्लेट और इधर अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट का अपसरण हो रहा है। ये अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन में भी मध्य सागरीय कटक होगा, वहां पे अपसरण हो रहा है, यहाँ पे अपसरण हो रहा है। ये तो साउथ अमेरिका, ये है भी साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसिफिक ओशन के बीच में, पैसिफिक के बीच में भी यहाँ पे क्या हो रहा है? अलास्का प्लेट और पैसिफिक प्लेट का अपसरण हो रहा है। यहाँ भी अटलांटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट का अपसरण हो रहा है, और जहां भी अपसरण होगा वहां पे सागर के तल का विस्तार होगा, नई प्लेटों का निर्माण होगा। क्लियर? इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्लेट क्या है? ये
तल जो है विस्तार हो रहा है, यानी अटलांटिक ओशन की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बढ़ रही है। और यही कारण है कि ये प्लेट इधर खिसक रहा है। अब समझ में आ रहा है ना? नहीं, हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इधर के पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं। पश्चिम की ओर क्यों विस्थापित हो रहे हैं? क्योंकि प्लेटों का अपसरण हो रहा है, मध्य सागरीय कटक के लॉन्ग प्लेटों का अपसरण हो रहा है। अब अभिसरण की बात करते हैं, अभिसरण, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे दो महासागरों के बीच हो रहा है और कहाँ पे दो महाद्वीपों के बीच हो रहा है और कहाँ पर एक महासागरीय और एक महाद्वीपों के बीच हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ से जब स्टार्ट करें, यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय, हाँ महाद्वीपीय महासागरीय, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वलित पर्वत और साथ ही साथ ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे हो रहा है, कौन सा प्लेट है? कैरिबियन प्लेट, ओशनिक, और ये भी कोकोस प्लेट भी ओशनिक, इसके बीच हो रहा है। क्या होगा? ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होगा और गर्तों का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कई सारे द्वीप दिखेंगे आपको कैरिबियन के आसपास, है ना, कई सारे द्वीप दिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नक्शा प्लेट, ये अनुसरण हो रहा है। इसके बाद आपका हाँ और क्या हाँ, ये नजका प्लेट, जो कि एक महासागरीय प्लेट है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, जो कि एक महाद्वीपीय प्लेट है। इनके बीच अभिसरण हो रहा है ना? ये इधर आ रही है प्लेट और ये इधर जा रहा है नजका प्लेट, दोनों के बीच क्या हो रहा है? अभिसरण। और इसी अभिसरण से यहाँ पे वलित पर्वत बना है। कौन सा वलित पर्वत है? ये देखिए एंडीज, है ना, जो नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से बने हैं। और आपको दिखाएंगे आगे कि जहां भी एंडीज है वहीं आसपास, मैंने क्या बताया, जहां वलित पर्वत है उसी के आसपास क्या बनेगा? ज्वालामुखी पर्वत। तो कई सारे ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला है, जैसे एक्वाडोर में मैंने बताया था कोटोपैक्सी है ना, और भी दो बताया था, कोटोपैक्सी, ये सब नहीं बताया, कोटोपैक्सी, हाँ। तो एक्वाडोर में कोटोपैक्सी, और भी चिम्बराजो, चिम्बराजो भी बताया था मैंने, चिम्बराजो, कोटोपैक्सी एक्वाडोर में, और भी इसमें दिखाएंगे पढ़ेंगे हम लोग कि बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी कहाँ पे लोकेटेड है? वही वलित पर्वत के अलॉन्ग ही, उसके पैरेलल ही, है ना, क्योंकि हमने वहां थ्योरी में देखा था, थ्योरी में देखा था ना कि जहाँ पे वलित पर्वत बन रहा है उसी के पैरेलल क्या बन रहा था? ज्वालामुखी पर्वत। तो ये ध्यान रखना है। तो दो, एक महासागर प्लेट, नजका प्लेट महासागरीय प्लेट है, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। इनके बीच क्या हो रहा है? अभिसरण, अभिसरण। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो रहा है। तो क्या बना है? वलित पर्वत, हिमालय, वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, क्लियर। उसके बाद आगे देखिए, इधर इस साइड देखेंगे, ज्यादातर अभिसरण खासकर दो महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण जो हो रहा है वो हो रहा है पैसिफिक ओशन में। देखिए फिलीपींस प्लेट कैसा प्लेट है? महासागरीय। और हमारा ये पैसिफिक प्लेट कैसा प्लेट है? महासागरीय प्लेट। और दो महासागरीय प्लेटों के बीच जब अभिसरण होगा तो क्या बनेगा? कई सारे वोल्केनिक आइलैंड। तो पूरा फिलीपींस वोल्केनिक आइलैंड से भरा पड़ा है, और जहां जहां वोल्केनिक आइलैंड्स होगा वहां पे गर्त भी होंगे उसी के लॉन्ग, है ना, गर्त भी आपको मिलेगा, बहुत सारा है, अभी दिखाएंगे आपको। फिर यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट महासागरीय प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है? ये भी महासागरीय प्लेट है। यहाँ पे कई सारे वोल्केनिक आइलैंड्स, ज्वालामुखी द्वीप आपको दिखेंगे। जापान में देखिए, यहाँ पे जापान, ये जो प्लेट है ये भी ओशियनिक, और ये वाला जो प्लेट है ये भी ओशियनिक। इन दोनों के अभिसरण से जापान में भी कई सारे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है, क्लियर। तो आपको ये डायग्राम दिखाने का मतलब यही है कि जहां जहां भी जो मैंने प्रक्रिया बताया उसको आप अप्लाई करें और आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कौन से लैंडफॉर्म्स है। उसके बाद देखिए, देखिए पैसिफिक ओशन के अलग चार आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी, यहाँ तो आप समझ हो रहा है, यहाँ पे आइलैंड दिखा ना, जहां जहां दो महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण होगा वहां पे आपको वोल्केनिक आइलैंड, ज्वालामुखी द्वीप दिखेंगे। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिलीपींस और उसके बीच,
तो फिलीपींस में कई सारे द्वीप दिखेंगे, है ना। यहाँ भी हो रहा है फिलीपींस प्लेट, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर जा रहा है। यहाँ भी द्वीप दिखेगा, द्वीप ये बहुत सारे द्वीप है। यहाँ पे दिखेगा जापान में ये सारे द्वीप है, वोल्केनिक आइलैंड्स है। ये भी फिलीपींस प्लेट, और यहाँ पे एक प्लेट है उसका नाम है ओखोस्ट प्लेट, वो भी ओशिनिक प्लेट है, ओखोस्ट, यहाँ पे ओखोस्ट, है ना। वो भी महासागरीय प्लेट है। इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। और दो महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण होगा तो क्या बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी द्वीप, द्वीप, इसलिए यहाँ पे काफी द्वीप है। और इस साइड देखें, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है ज्वालामुखी उद्गार, और भूकंप की समस्या होती रहती है ना। तो ज्वालामुखी उद्गार इस साइड ये पूरा हो गया। इस साइड जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, दो महासागरों, मुख्यतः दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण। लेकिन इस साइड अगर देखेंगे, इधर क्या हो रहा है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच अभिसरण। तो इस उसमें भी ज्वालामुखी उद्गार मैंने बताया था, उसमें भी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण बताया था, और इस पर्वत के साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत। तो इस साइड भी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। यानी अगर हम पैसिफिक ओशन को देखें पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, इस साइड से लेकर इस साइड, इसका इधर है, इस साइड चारों तरफ क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार। तो प्रशांत महासागर के पूर्व वाले साइड में, सॉरी पश्चिम वाले साइड में, वो दो महासागरीय प्लेटों के अपसरण से हो रहा है, और पश्चिम वाले साइड में महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अपसरण से हो रहा है। लेकिन पूरा चारों तरफ अगर घूम जाएंगे प्रशांत महासागर में, तो आपको क्या दिखेगा, ज्वालामुखी उद्गार। इसीलिए प्रशांत महासागर के चारों तरफ को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी उद्गार, और उसे क्या कह रहे हैं, रिंग ऑफ फायर।